इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एग्जामिनेशन और इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, ये दोनों एग्जामिनेशन यूपीएससी कंडक्ट कराता है। और यूपीएससी जो भी एग्जाम कंडक्ट कराता है वो देश का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन होता है। अब उस वर्टिकल में हम इसको देखें तो जो भी आपके पास कंटेंट की नॉलेज होती है उसको आंसर राइटिंग के फॉर्मेट में डिलीवर करना होता है। मतलब जो भी हमें ज्ञान है उसको लिखना होता है कॉपी में, और हमारे पास कितना भी नॉलेज हो हमारी कॉपी हमको रिप्रेजेंट करती है एग्जामिनेशन में। उसके बेसिस पे हमें इंटरव्यू कॉल आता है। उससे रिलेटेड इस वीडियो में मैंने आपके लिए कुछ चीजें लेके आया हूं, जैसे हाउ टू राइट इकोनॉमिक्स आंसर। इसमें हम डिस्कस करेंगे ग्राफ कैसे बनाना है, कहाँ डेटा ऐड करना है, कैसे स्ट्रक्चर आपको टॉपर की तरह लिखना है जिससे आपका स्ट्रक्चर आंसर का ऐसा हो कि आप एग्जाम को टॉप कर सको। आरबीआई ग्रेड बी डीपीआर का जब एग्जाम लिखते हैं उसमें भी रिटर्न एग्जामिनेशन होता है, पर वो उतना टफ नहीं होता। तो यहाँ पे हम यूपीएससी के एग्जाम के स्टैंडर्ड के हिसाब से इसको चीजों को समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज है, क्यों बहुत सारे स्टूडेंट फेल हो जाते हैं आंसर राइटिंग में। आप मुझे ऑनेस्टली बताना, आप अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको आंसर राइटिंग करने को बोला जाए, टेस्ट लिखने को बोला जाए, तो पसीने छूट जाते हैं। उसका रीज़न है क्योंकि आपको ऐसा लगता है मुझे आता तो मैंने पढ़ा है, पर क्या मैं लिख पाऊंगा, क्या मैं लिख पाऊंगी, ये सवाल आपके मन में रहता है। इसके लिए सबसे पहली चीज़ है आपको समझना कि एग्जैक्टली एग्जाम की डिमांड क्या है, एग्जाम चाहता क्या है हमसे, वो है, ठीक है। तो यही जो मैंने आपको बताया, नॉलेज इज नॉट इक्वल टू स्कोर, स्ट्रक्चर इज इक्वल टू स्कोर। मतलब सिर्फ ज्ञान होने से कुछ नहीं होता, क्योंकि हम डंप नहीं कर सकते। हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि जो नॉलेज है ना वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में आंसर कॉपी पे रिफ्लेक्ट हो। अब इसको समझते क्या है। आप पढ़ते हो कंटेंट, न्यूज़पेपर पढ़ा, किताब पढ़ी, यू स्टडी कंटेंट, बट एग्जाम रिवार्ड्स स्ट्रक्चर कम्युनिकेशन, स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन। इट मीन्स क्वेश्चन आया एग्जाम में, क्वेश्चन आपके साथ कुछ पूछ रहा है, आप उसको जवाब दे रहे हो। It means question is asking something and you are responding to that. That is why it is called exam rewards structured communication. Okay. Now, how important this is for these examination? You need clarity, diagrams, data, model, and conclusion. These are the things that you need. Why I have written net examination? क्योंकि कभी ना कभी concepts repeat हो जाते हैं, इसलिए मैंने, तो जो कोई और भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें भी आपको हेल्प होगी। टॉपर का सच मैंने यहां लिखा है, क्या लिखा है, यू डोंट गेट मार्क्स फॉर नोइंग द आंसर। मतलब आंसर जानने के मार्क्स नहीं मिलते आपको, क्या मिलते हैं, यू गेट मार्क्स फॉर प्रेजेंटिंग द आंसर। तो सिर्फ यहां पर आंसर है, डजंट मैटर, पेपर पे प्रेजेंट होगा तो ही मैटर करता है, ठीक है। एग्जाम्पल, बैड वर्सेस गुड, पैराग्राफ में टेक्स्ट लिखा, अनस्ट्रक्चर्ड है भाई, पर आपने फ्लो चार्ट बनाया, उसके साथ ग्राफ बनाया और इंडिया का एक एग्जाम्पल लिख दिया, वही एक स्ट्रक्चर्ड आंसर हो जाता है। फ्रेम एग्जाम आउटपुट एज इकोनॉमिक स्टोरी टेलिंग, नॉट एन एसे। कहानी लिखना नहीं है बेटा, सेमेस्टर एग्जाम में कहानी चल जाती है। 7 पार्ट आंसर राइटिंग फ्रेमवर्क, इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये आपको यूज करना है आपके हर इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन में। 7 पार्ट आंसर राइटिंग फ्रेमवर्क का स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। 3, 2, 1। अब आते हैं फर्स्ट नंबर पे, डेफिनेशन। जब भी कोई सवाल पूछा जाए उसका कोर कॉन्सेप्ट या डेफिनेशन लिख दो, पहली 2 या 3 लाइन में। ये आप बता दो कि आपको सब्जेक्ट समझ में आता है, आपको क्वेश्चन समझ में आया, सो यू नो द क्वेश्चन, यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन, दैट्स इंडिकेटिव इन नेचर, ठीक है। फिर इकोनॉमिक मॉडल एंड अजम्पशन, तो जो भी चीज पूछी गई है उसके सेलिएंट फीचर लिख दिए, फंडामेंटल लॉ लिख दिया, कर्व है, थ्योरम है, जो भी है वो आपने सबसे पहले कंटेंट लिख दिया। उसके बाद उसको रिप्रेजेंटेट करके बताया, जैसे डायग्राम, हमेशा एक्सेस को लेबल करना, एक्स एक्सेस पे क्या है, वाई एक्सेस पे क्या है, उसके ग्राफ्स हैं वो क्या डिपिक्ट करते हैं। आपको इक्विलिब्रियम दिखाना है, यू हैव टू शो इक्विलिब्रियम, कैसे इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है, आईएसएलएम में हो गया, एडीएएस में हो गया, डिमांड सप्लाई में हो गया। और इंट्यूशन, जो मैंने आपको एक और वीडियो इसके पहले मैंने जो बनाया था जिसमें मैंने आपके साथ प्रोडक्शन थ्योरी और काफ़ी चीज़ें डिस्कस की थी, उसमें इंट्यूशन एक्सप्लेन किया था डिटेल में। नहीं देखा तो इस वीडियो के जाके उसको देख लेना। बट यहाँ पे इंट्यूशन इज इंपॉर्टेंट, मतलब इस डायग्राम से आप क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है। फिर आती है बात फॉर्मूला की, तो इलास्टिसिटी का फॉर्मूला, पेट्रोल प्राइसेस के ऊपर नीचे होने से, दवाई के प्राइसेस होने से क्या इलास्टिसिटी रहती है, मल्टीप्लायर इफेक्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया या डोमेस्टिक मल्टीप्लायर हो गया, और एफजीटी एक्सेट्रा, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। फिर आता है फिफ्थ पॉइंट, रियल एग्जाम्पल। अगर यहाँ पर इंडिया स्पेसिफिक एग्जाम्पल नहीं लिखे और क्वेश्चन इंडिया स्पेसिफिक है तो आपको लिखना ही लिखना है, नहीं भी है तो आप इंडिया का एक एग्जाम्पल लिख के समझा सकते हो।
पॉलिसी सेक्टर वो चीज़ आप मेंशन कर दो, मिनिस्ट्री का नाम मेंशन कर दो। करंट डेटा, हमेशा जो भी डेटा लेना है न्यूज़पेपर से नहीं लेना है। डोंट टेक डेटा फ्रॉम न्यूज़पेपर, टेक डेटा फ्रॉम ऑथेंटिक सोर्सेज लाइक RBI, MOSPI, IMF, WTO, HDR. These data are authentic. Take from economic survey, take from budget, okay? और लास्ट में कंक्लूजन 9 जो एक पॉलिसी इनसाइट की तरह होगी, जिसका मेजर काम क्या रहेगा, एक आउटकम बेस्ड अप्रोच दिखाना। अगर क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको कोई स्टैंड लेना है, तो यहाँ आपको कंक्लूजन में स्टैंड लेना होगा। अगर आप अवॉइड करेंगे तो यू विल लूज मार्क्स। कंक्लूजन का मतलब समरी लिखना नहीं है, कंक्लूजन का मतलब है कि जो भी आपने आंसर लिखा उसका क्या आउटकम निकला, जो भी आपने आंसर लिखा उसका वे फॉरवर्ड क्या है, जो भी आपने आंसर लिखा है उसका फाइनल आउटपुट, रिजल्ट या आगे की कहानी क्या है। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। दिस फॉर्मूला इज इक्वल टू 70% मार्क्स एवरी टाइम, गारंटी है। एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। ISLM डायग्राम आंसर राइटिंग स्ट्रक्चर में क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट। ओके, हियर कीवर्ड अपना डायरेक्टिव क्या है, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी यूजिंग ISLM कर्व। अब ये जो मेरी लाइव आंसर राइटिंग सेशन होती है ना इंडियन इकोनॉमिक सर्विस इकोनॉमिक्स ऑप्शन में, उसमें हम लिख के पूरा देखते हैं, उसका मैंने समराइज्ड वर्जन आपके सामने लिखा है। अगर आप इन दो एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो 3 आवर्स की एक एब्सोल्युटली फ्री वर्कशॉप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। उसमें सिलेबस, PYQ, नोट मेकिंग, न्यूज़पेपर रीडिंग, आंसर राइटिंग, सारी चीज़ें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया, कैसे पढ़ना है, क्या अप्रोच करना है। अगर आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं और 3 आवर्स आप दे सकते हैं तो आप वो वर्कशॉप ज़रूर देखिए, मैं आपको रिकमेंड करूँगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में ना मिले तो सपोर्ट नंबर से मांग लेना, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं। पहला है डायरेक्टिव, एक्सप्लेन। क्या एक्सप्लेन करना है? एक्सप्लेन का मतलब है कोई भी चीज़ है उसके बारे में अच्छे से डिफाइन करके बताना। क्या बताना है? इम्पैक्ट, किसी चीज़ का इम्पैक्ट, किसका? एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का। मॉनेटरी पॉलिसी में भी एक्सपेंशनरी का, और एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में क्या बताना है? इम्पैक्ट बताना है। और इनको बताने के बाद क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। अब किसको यूज करते हुए? ISLM को। तो इस तरह से जब आप क्वेश्चन को समझेंगे ना, सारे क्वेश्चन आपको आसान लगेंगे। और इस तरह के आसान क्वेश्चंस के लिए आपको सबसे पहले अप्रोच समझनी है, फिर उसके बाद आंसर लिखना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। आंसर ब्लूप्रिंट देखते हैं। मॉनेटरी एक्सपेंशन होगा, है ना, तो क्या होगा? इंटरेस्ट रेट कम होंगे। जब इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो क्रेडिट बढ़ेगा, और क्रेडिट बढ़ेगा तो आउटपुट बढ़ेगा। अभी रिसेंटली हम दिसंबर में देखे, दिसंबर की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट कम किया। अब उसके कम होने से क्या हुआ? मॉनेटरी एक्सपेंशन हुआ, क्रेडिट बढ़ा मार्केट में क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हो गए, उससे आउटपुट बढ़ गया। ये हो गई हमारी डेफिनेशन। सबसे पहले हमने बता दिया हमें आता है कि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद मॉडल पे आते हैं। मॉडल में IS क्या होता है? इन्वेस्टमेंट सेविंग, और LM होता है मनी मार्केट लिक्विडिटी एंड मनी मार्केट से रिलेटेड है। डायग्राम क्या है? LM शिफ्ट्स राइट, LM शिफ्ट्स राइट। जब राइट तरफ जाएगा LM तो ये चीज होगी, ठीक है। ISLM का आपने डायग्राम देखा ही होगा, ये IS कर्व है, ये LM कर्व है। राइट साइड शिफ्ट होगा मतलब ये इस साइड शिफ्ट होगा। ये एरो बना लेते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा? इनकम राइज करेगी और इंटरेस्ट रेट फॉल होगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहां आ जाते हैं फॉर्मूला पे। फॉर्मूला क्या है? मल्टीप्लायर का ये फॉर्मूला है 1/1 माइनस MPC। अब इंडिया के एग्जांपल से देखते हैं। RBI ने क्या किया? ईजिंग किया। क्या किया? ईजिंग साइकिल। ड्यूरिंग कोविड-19 के टाइम पे इंटरेस्ट रेट बहुत कम थे, तो रेपो रेट गिराया, क्रेडिट ग्रोथ बढ़ गई। ये एग्जांपल आपने इंडिया स्पेसिफिक दे दिया, कोविड का दे दिया, करंट दिसंबर 2025 का भी दे सकते हो जब मैं आपके लिए लेक्चर बना रहा हूँ। डेटा की माने तो क्या है? क्रेडिट ग्रोथ बढ़ी, इन्फ्लेशन लगभग 5 से 6% रहा। तो ऑब्वियसली क्रेडिट ग्रोथ बढ़ेगी, मनी सप्लाई बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। और इन्फ्लेशन अगर लगातार कम होते जा रहा है, इसका मतलब और स्कोप है हमारे पास इंटरेस्ट रेट को घटाने का। कंक्लूजन की बात करें तो क्या है? मॉनेटरी एक्सपेंशन राइजेस आउटपुट इन द शॉर्ट रन, बट इट इज लिमिटेड बाय सप्लाई कंस्ट्रेंट। तो अगर आप इंटरेस्ट रेट कम करते ही जाओगे और डिमांड वही बढ़ गई और जो सप्लाई साइड से गुड्स आने थे वो कंस्ट्रेंट ही रह गया, तो मतलब सप्लाई कंस्ट्रेंट है, इंटरेस्ट रेट कम होने से डिमांड बढ़ती जा रही है, तो इन्फ्लेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इस हिसाब से आप कंक्लूड कर सकते हैं। एग्जाम्पल 2 आप देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का आंसर लिखते हैं, ठीक है। HDI और MPI से क्वेश्चन है, इसको आप कैसे स्कोरिंग जेम बना सकते हो। छोटा क्वेश्चन लिया है मैंने, डिस्कस, तो ये डायरेक्टिव हो गया। Why MPI is superior to HDI?
मतलब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स सुपीरियर है HDI से इन पॉवर्टी मेजरमेंट और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बताने से। आंसर का ब्लूप्रिंट सबसे पहले डेफिनेशन लिख दी HDI की और MPI की। MPI का स्कोप ज्यादा है इसलिए ऑब्वियसली वो सुपीरियर है, ठीक है। HDI क्या दिखता है, हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम, बट MPI में 10 इंडिकेटर्स हैं जो कि 3 डायमेंशंस में है। डायमेंशंस लगभग सेम ही है पर इसमें इंडिकेटर्स ज्यादा है। डायग्राम बना दिया, 3D क्यूब बना दिया, ठीक है, या वेन डायग्राम बना दिया पॉवर्टी डायमेंशंस का ऐसे करके, ठीक है। फिर फॉर्मूला बना दिया MPI का और एग्जाम्पल के तौर पे लिख दिया इंडियाज रूरल हाउस होल्ड, मतलब सैनिटेशन प्लस कुकिंग फ्यूल प्लस वाटर, तो बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंसान को मिल जाए। कुकिंग फ्यूल में पहले चूल्हे पे खाना बनता था, अब गैस से प्रमोट हो रहा है, तो इसी तरह से वाटर में टैप वाटर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, सैनिटेशन हो रहा है, स्वच्छ भारत मिशन। तो इस तरह से आपने इंडिया का एग्जाम्पल दे दिया, उसके साथ ये दो स्कीम जो मैंने आपको बताई वो ऐड कर दी। फिर डेटा दे दिया आपने कि इतने करोड़ लोग हैं ना, उन्होंने पॉवर्टी से एग्जिट किया है इस पीरियड, और ये UNDP और नीति आयोग का डेटा है, ठीक है। फिर आ जाते कंक्लूजन पे, MPI कैप्चर्स रियल डेप्रिवेशन एंड बेटर टारगेटिंग। सो सरकार के लिए MPI के थ्रू पॉवर्टी को अटैक करना आसान होता है, ठीक है। अब इसमें कैसे डेटा को इंटीग्रेट करना है विदाउट मेमोराइजिंग एवरीथिंग। स्टूडेंट्स मेरे से लाइव क्लास में हमेशा पूछते हैं सर डेटा कैसे याद करते हो। अब मेरा ये कहना है कि डेटा के साथ फेमिलियरिटी बनाओ। रोज न्यूज़पेपर पढ़ोगे, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, आपको वो खुद ही रटा देंगे कि रेपो रेट 5.25% हो गया है, क्योंकि आर्टिकल में होगा, फ्रंट पेज पे होगा, फिर 2 दिन बाद फिर और आर्टिकल आएगा, फिर न्यूज आएगी, फिर उसका इम्पैक्ट आएगा, तो अब 7-8 दिन जब न्यूज में रहेगा तो चीजें याद हो जाएंगी। दिस इज अ वन वे टू हैव फेमिलियरिटी। उसके अलावा अब इस वीडियो में समझते हैं। यूज 6 एंकर्स ओनली, नेवर मेमोराइज 200 रैंडम डेटा स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। एंकर क्या है, डेटा के एंकर देखते हैं। GDP ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, CPI इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, फॉरेन रिजर्व्स, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, एक्सपोर्ट एंड फिस्कल डेफिसिट। ये क्वेश्चंस आपके 6 डेटा कहीं ना कहीं फिट हो ही जाएंगे। जब ये 6 डेटा आपको याद हो जाएंगे तो इससे रिलेटेड बाकी डेटा भी याद हो जाएगा। जैसे CPI इन्फ्लेशन से रिलेटेड होता है रेपो रेट, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से रिलेटेड आपके करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही फिस्कल डेफिसिट है तो FRBM एक्ट आ जाएगा। तो इस टाइप से ये डेटा एंकर है, मतलब दीज आर दी सर, यू कैन इमेजिन लाइक अ चौराहा जिसके आगे आजू बाजू रोड्स हैं, ठीक है। फिर गोल्डन रूल की बात करते हैं, 1 लाइन फॉर रियल डेटा एंड 5 लाइन्स फॉर थ्योरी। तो जब भी हम कोई चीज लिख रहे हैं आप हमेशा याद रखना इस रेशो में रखना, आपको हमेशा मार्क्स मिलेंगे। कौन कौन से सोर्सेज हैं, RBI की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट हो गई, इकोनॉमिक सर्वे, IMF, WEO और मॉस्पी के जो भी रिलीजेस है वो इंपॉर्टेंट है। अब क्या होगा ना, हमें सिर्फ नंबर्स नहीं देना है पर वो स्ट्रेटेजिक नंबर्स को यूज करना है। मतलब जो भी बात मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आप एक अच्छे स्टूडेंट हो तो मुझे प्रूव करना होगा कि आपके इतने मार्क्स आए, बाकियों के इतने आए, इसलिए आप अच्छे स्टूडेंट हो। पर वहीं मैं बिना डेटा के नहीं बोल सकता कि आप नहीं पढ़ते भाई, आप फेल हो जाओगे एग्जाम में। तो आप पूछोगे सर क्यों, फिर मैं आपको बताऊंगा रीजन, डेटा के साथ और थ्योरी के साथ, ठीक है। तो इसी तरह से आपको बात करनी है। हाउ टू राइट इंट्रो एंड कंक्लूजन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आपके सिग्नेचर होते हैं, इसलिए एक डॉक्यूमेंट है, लास्ट में आप सिग्नेचर कर रहे हो, वो कंक्लूजन। स्ट्रॉन्ग इंट्रोज कैसे शुरू होते हैं, ये कॉन्सेप्ट से शुरू होते हैं और पॉलिसी पे खत्म होते हैं। हमेशा याद रखना शुरुआत कॉन्सेप्ट से ही करनी है, जो चीज पूछी गई है उसको बता देना। ISLM के में याद है, HDI MPI में भी सबसे पहले कॉन्सेप्ट था, एंड कैसे हुआ, पॉलिसी पे हुआ। उधर मॉनेटरी पॉलिसी पे एंड हुआ था, इधर पॉवर्टी इरेडिकेशन पे एंड हुआ था, ठीक है। सो इन क्लासिकल माइक्रो इकोनॉमिक्स यू स्टार्ट लाइक दैट, और अकॉर्डिंग टू कीनीशियन डिमांड मैनेजमेंट, और इन द मॉडर्न ग्रोथ थ्योरी स्टार्ट लाइक प्रोफेशनल, ठीक है। फिर कंक्लूजन कैसे लिख सकते हैं, किलर कंक्लूजन है, ध्यान से सुनना। लॉन्ग रन सस्टेनेबिलिटी डिपेंड्स ऑन, long run sustainability depends on certain things. So if you start sentences like that, policy design must balance efficiency and equity. Equity बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वालिटी नहीं, इक्विटी, जो जितना डिजर्व करता है उसके हिसाब से। इंडिया मस्ट शिफ्ट फ्रॉम रेवेन्यू स्पेंडिंग टू केपेक्स ड्रिवन ग्रोथ, क्यों भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। तो इस तरह से किलर कंक्लूजन आप लिख सकते हो। क्या अवॉइड करना है इसको ध्यान रखना, इन माई ओपिनियन नोबडी इज बॉदर्ड अबाउट योर ओपिनियन। आपकी अभी कोई पोजीशन नहीं बनी है, जब आप सरकार में जाओगे, इकोनॉमिस्ट बनोगे, तब ट्विटर पे अपना ओपिनियन देना। बट हियर आप नहीं लिख सकते कि इन माय ओपिनियन, नोबडी इज बॉदर्ड अबाउट योर ओपिनियन।
आई थिंक, ये भी आप आंसर में नहीं लिख सकते, मैं ऐसा सोचता हूँ, हु आर यू, फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल स्टेटमेंट्स लिख के खत्म कर दिया, फॉर द सेक ऑफ राइटिंग कंक्लूजन हमने लिख दिया, उसमें भी मार्क्स नहीं मिलते। कंक्लूजन इज नॉट अ समरी, मैं आपको इस वीडियो में 50 बार बता चुका हूँ। कंक्लूजन इज वैल्यू एडिशन इन योर थिंकिंग, ठीक है। अब आ जाते हैं 3 रियल एग्जाम राइटिंग मिस्टेक्स में, ये हमेशा स्टूडेंट्स करते हैं। मैंने जितनी कॉपी आज तक कम से कम 10,000 से ज़्यादा कॉपी इवेल्युएट करी होगी मैंने इकोनॉमिक्स की, मैंने ये 3 मिस्टेक्स उसमें से निकाली हैं जो मैं आपके सामने आज बताने वाला हूँ। अगर आपने ये फिक्स कर दी तो आपके 30 to 40 मार्क्स आराम से इंस्टेंटली बढ़ जाएंगे। पहला है नो डायग्राम, सब कुछ लिख देते हैं बिना डायग्राम के, यू विल फाइंड दिस वेरी कॉमन। मैक्रो है, माइक्रो है, इंटरनेशनल ट्रेड है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, कुछ ना कुछ बना दो भाई। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स तो बिना डायग्राम के है ही नहीं, कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा, नहीं भी पूछा तो भी बना दो, क्योंकि उससे कंसेप्चुअल क्लैरिटी होती है और कम जगह में आप ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाते हो। दूसरा है मिस्टेक, ऑल थ्योरी नो इंडिया, आपने बुकिश लैंग्वेज लिख दी, इंडिया से कहीं कनेक्ट नहीं किया, एग्जाम्पल कहीं कनेक्ट नहीं किया, डेटा कहीं नहीं दिया। तो एग्जामिनर लुक्स फॉर कंटेक्सचुअल इंटेलिजेंस, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। कोविड की क्वेश्चन है तो कोविड के हिसाब से, कोविड के समय जाके आप सोचो कि क्यों आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम शुरू किया, क्यों प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे हम आयुष्मान भारत कहते हैं, वो चालू किया। कॉन्टेक्स्ट को समझो, कनेक्ट करो, फिर लिखो। और तीसरी है बिग पैराग्राफ, बहुत देखा मैंने, कई बच्चे आंसर शुरू करते हैं और वो बिल्कुल लास्ट तक एक ही पैराग्राफ में लिख देते हैं, रीडेबल नहीं होता। तो बुलेट पॉइंट्स जितना हो सके बुलेट पॉइंट्स में लिखना है, छोटे आंसर 1 पेज के तो बुलेट पॉइंट्स में ही लिखना है, ठीक है। ये करेक्ट फॉर्मेट है, इंट्रो 2-3 लाइंस, 3-4 बुलेट पॉइंट्स, एक डायग्राम, एक एग्जांपल और एक कंक्लूजन, डन एंड डस्टेड। सो थिंक लाइक एन इकोनॉमिस्ट, राइट लाइक अ कंसल्टेंट, सरकार को एडवाइस दे रहा हो इस टाइप से लिखना है। टॉपर के आंसर की चीट शीट है ये, ठीक है। आंसर राइटिंग में पीडीएफ चाहिए तो सपोर्ट नंबर पे एक बार कनेक्ट कर लेना, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस और आरबीआई ग्रेड भी डी पे, मैं आपका इसका डिटेल्ड चीट शीट दे दूंगा, ठीक है। सो यू यूज दिस इन एवरी मॉक टेस्ट एंड रियल एग्जाम। कैसे? ड्रॉ एटलीस्ट 1 डायग्राम, 1 इंडिया एग्जाम्पल, 1 फॉर्मूला, 1 रिसेंट डेटा, कंक्लूजन की 1-2 लाइन, पैराग्राफ अवॉइड करके छोटे छोटे सेंटेंस लिखना, और जब कंफ्यूज हो तो एफिशिएंसी वर्सेस इक्विटी की बात करना आंसर राइटिंग में, ठीक है। इकोनॉमिक्स इज अबाउट ट्रेड ऑफ, मतलब एक चीज से दूसरा ट्रेड ऑफ। और कैसा है? इफ यू शो ट्रेड ऑफ टू स्कोर, तो उनको बताओ कि किस टाइप से भाई ट्रेड ऑफ है, सिंपल मतलब एक चीज से दूसरी। तो ये आपके लिए था, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वर्कशॉप का रजिस्ट्रेशन करना मत भूलना, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। इसके अलावा ये वीडियो पसंद आया हो तो हिट द सब्सक्राइब बटन, क्योंकि ऐसे ही और वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। For more information, you can connect on the support number for courses of economics optional, RBI DEPR, Indian Economic Service, UGC NET, MA Entrance और भी कई सारे। इंटरेस्टेड हो तो सपोर्ट नंबर नीचे दिया है, आप उस पर बात कर सकते हैं। उसके अलावा मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।